दोनों साइड निकाल देना चाहिए, दोनों साइड रिवर्स करके निकाल देना चाहिए था। तो देखिए इफेक्ट हो गया था बेटा। आपको इंटेंसिटी वगैरह का क्या इफेक्ट होता है वो सारी चीज़ें हो गई थी, हो गया था ना। आपको कल ग्राफ भी बना दिया गया था, हो गया था। कॉम्पटन इफेक्ट भी हो गया था कल। कॉम्पटन इफेक्ट तक आपका हो गया था बेटा। आगे आपको एक्सरे पढ़ना था, ठीक है। एक्सरे अभी एक ही सीट निकली थी। हेडिंग करेंगे बेटा एक्सरे, एक्सरे एक्सरे। देखो सबसे पहले बेटा ऑब्जर्व किया था एक्सरे को रॉन्टेजन ने। किसने? रॉन्टेजन, RONTGEN, रॉन्टेजन ने। इसी वजह से इसे रॉन्टेजन रे भी कहते हैं। जैसे कैथोड रेज, एनोड रेज, ऐसे ही आल्सो टर्म्ड एज एक्स-रेज रॉन्टेजन रे, ठीक। तो इन सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब किसी हैवी मेटल पे हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम कैथोड से रिलीज होती है उससे इंसिडेंट कराया जाता है, तो कन्वर्ट हो जाता है बेटा एक्सरे के फॉर्म में। किसके फॉर्म में कन्वर्ट होता है? एक्सरे के फॉर्म में उसका कन्वर्जन हो जाता है। तो लिखिएगा एक्सरे, तो ऐसे लिख लीजिए बेटा। एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉन्टेजन, RONTGEN, रॉन्टेजन। So these ray are also called Rontgen ray. These ray are also called Rontgen ray. उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? Rontgen ray भी कहते हैं। ओके, इसमें होता क्या है बेटा? जो एक्सरे होता है कैसे ऑब्टेन करते हैं? जब हम लोग किसी डिस्चार्ज ट्यूब में वेरी लो प्रेशर मेंटेन करके, क्या वेरी लो प्रेशर मेंटेन करके उनके एनोड और कैथोड के बीच में हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, तो जो कैथोड से रे लिमिट होती है, यानी कि कैथोड से लिमिट होने वाली जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, यानी कैथोड रेज है, वो हैवी एटॉमिक मास के मेटल से क्या करते हैं, ऑब्लिकली इंसिडेंट होके एक्सरे का फॉर्मेशन करती है। उसी को टर्म दिया जाता है, क्या कहते हैं हम लोग? एक्सरे कहते हैं। अगर हम लोग दिखाएंगे देखो बेटा इस टाइप का होता है। इसमें एक वैक्यूम क्रिएटर लगा दिया जाता है, लो प्रेशर, अबाउट होता है 10⁻³ to 10⁻⁴ mmHg, ठीक। 10⁻³ से 10⁻⁴ mmHg का प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, ठीक। यहाँ से जो कैथोड है ये बेटा एनोड है, ये भी जाती है ना। तो एक हम लोग हैवी एटॉमिक मास क्या है, हाई
हाई एटॉमिक मास का क्या करते हैं, मेटल का यहाँ पर केस बनाया जाता है जो ऑब्लिकली हम सिंपल डायग्राम बना के आपको समझा देंगे। ठीक, ये रे जब जाके यहाँ इंसिडेंट होती है बेटा, इसको यहीं और बनाओ, ये रे जब जाके यहाँ पे इंसिडेंट होती है ना, तो चूँकि ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है, ये इंसिडेंट होकर अनदर रे में कन्वर्ट हो जाती है। अनदर क्या होती है, रे में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को कहा जाता है बेटा, ठीक, एक्सरे कहा जाता है। क्या कहते हैं, एक्सरे। ठीक, ये हाई एटॉमिक मास के क्या जो है एलिमेंट के साथ यहाँ पे जो बनाया जाता है, इस वाले में भी नहीं है बेटा ना, हाई एटॉमिक मास से क्या होता है, इंसिडेंट होकर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हाई रखा जाता है बेटा, जो पोटेंशियल मेंटेन किया जाता है वेरी हाई। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है, ठीक है, लगभग 25 किलो वोल्ट के बराबर होता है। जो पोटेंशियल हम लोग मेंटेन करते हैं नियर अबाउट 25 किलो वोल्ट क्या होता है, मेंटेन होता है। तो इस केस में जो पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करते हैं V की वैल्यू से 25 किलो वोल्ट, वैसे डाटा जो है आपको 10 to 25 होता है। जितना पोटेंशियल हाई रखेंगे उतना ही यहाँ पे आपका जनरेटिंग एक्सरे क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, तो 10 to 25, वैसे आपके यहाँ डाटा जो दिया 25 है, बट रेंजेस 10 to 25 क्या किलो वोल्ट का रखा जाता है बेटा। ठीक हो गया, तो ऐसे छोटा सा दिखा दीजिए। अब ये जो होता है हाई एटॉमिक मास के एलिमेंट रखे जाते हैं बेटा, जहाँ से वो टकरा के क्या होता है, कन्वर्ट होता है, वहाँ पे जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी हाई एटॉमिक मास हाई मेल्टिंग पॉइंट का रखा जाता है। पीछे से अब वाटर जैकेट भी लगा होता है जिससे उसकी मेल्टिंग ना होने पाए। इसी को टारगेट बोला जाता है। ये क्या रहता है, टारगेट हाई एटॉमिक मास। हाई एटॉमिक मास का जो होता है यहाँ पे एलिमेंट का बना होता है टारगेट, ठीक है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रखी जाती है। किलो वोल्ट आपके घर में 220 वोल्ट आता है, 25 किलो वोल्ट का है। बन गया बेटा, हाँ बेटा, थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए। प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पे लाइटें आपकी इंसिडेंट कराई जाती है, ठीक है, तो कैथोड रेज इमिट होंगी। अब चाहे लाइटें इंसिडेंट कराओ या पोटेंशियल डिफरेंस से यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगता है, इमिशन होने लगता है। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से रिलीज होती है बेटा, ये जाके इस टारगेट से, जो टारगेट होता है वो हाई एटॉमिक मास हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। इसकी जो एटॉमिक मास होता है, टारगेट हाई एटॉमिक मास एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट का आपका ये टारगेट बनाया जाता है। ठीक, हाई एटॉमिक मास एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट का टारगेट बनाया जाता है। टारगेट से टकराने के बाद, ठीक, ये आपका टारगेट के मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हाई एटॉमिक मास का होता है, यहाँ से टकराने के बाद एक अनदर क्या रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। जो अनदर रेंज में कन्वर्जन होता है उसी को हम लोग कहते हैं बेटा एक्सरे। इनविजिबल रेंज जो हमें मिलती है उसी का नाम क्या देते हैं, एक्सरे कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्या लिखे हैं आपने, कुछ लिखा है, कुछ पॉइंट लिखा है कि नहीं अभी, कार्ल ने लिखिएगा। देखिए देखिए, इन दिस एक्सपेरिमेंट ठीक है, when pressure inside discharge tube, when pressure inside discharge tube is very low, लिख लेना वहाँ पे 10 to power -3 10 to power -4 mmHg हो गया। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी हाई, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 25
किलो वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हाई, बैकअप में लिख लो 10 to 25 किलो वोल्ट। देन some unknown radiations are emitted, some unknown radiations are emitted by some unknown radiations are emitted by anode, which is called X-ray. हो गया, उसी क्या लेते हैं हम लोग, एक्सरे क्या लिया गया बेटा, ठीक। जो हाई आपका क्या, जो नॉन रेज यहाँ से इमिट होती है उसी को टर्म देते हैं क्या, आप एक्सरे ले लेते हो, ठीक। ये डाटा बहुत जगहों पे 25 किलोवाट वोल्ट ही केवल दिया जाता है, बट रेंजेस जो होती हैं 10 to 25, उसी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी जो एक्सरे की होती है वो बदलती रहती है, ठीक। आगे लिखेंगे, अब इसकी वर्किंग कैसे होती है बेटा, ठीक है, तो लिख लीजिएगा वर्किंग आज तो छुट्टी है, सैटरडे है क्या, ये सैटरडे करते हैं नीट वालों का। अरे तो विजय काम था, बाकी सबको थोड़ी काम था, है ना जी। तैयारी कर लिए होंगे घर जाने का, हाँ सर होली की छुट्टी कब तक हो गई? हाँ जी, होली की छुट्टी, होली कब है? 25 को। आज डेट कितना है? 16 है, तब 26 को। हाँ 25 को छुट्टी होगी जब होली रहेगा, है। अरे हमारा हिंदुस्तान त्यौहार मनाने में सबसे आगे है ना, ठीक। कुछ नहीं मिलता तो अपना बर्थडे, पड़ोसी बर्थडे, उनका क्या है, विसर्जन डे, कोई दुनिया भर के डे हम लोग मनाते रहते हैं काम को छोड़ के, है ना। चलो लिखो बेटा, लिखिएगा, वर्किंग में लिख लीजिए, देखिए कूलिड्स ट्यूब, कूलिड, उसी को कूलिड्स ट्यूब कहते हैं, जिसमें हम लोग ये कराते हैं एक्सपेरिमेंट बेटा, ठीक। कूलिड्स ट्यूब, COOLIDGE, कूलिड्स ट्यूब consist of highly evacuated glass tube, मतलब ये जो बना होता है हाईली इवाक्यूएटेड, जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाए, ठीक। इवाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग एनोड एंड कैथोड, या कैथोड एंड टारगेट कंटेनिंग, इसे कैथोड क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से इमिशन हो रहा है क्या लिखेंगे आप, कैथोड क्या लेते हैं, कैथोड एंड टारगेट, कंटेनिंग कैथोड एंड टारगेट, ठीक। कैथोड एंड टारगेट, अब कैथोड दो टाइप के बनाते हैं। अगर हम लोग बेटा यहाँ से इस टाइप का बना रहे हैं, ये तो सन का रेडिएशन इंसिडेंट करा के कराते हैं। दूसरा होता है कि यहाँ एलिमेंट लगा दिया जाता है, ठीक। इसको सन का रेडिएशन इंसिडेंस ना करा के सीधे दूसरा तरीका जो हमारा होता है ना, इस कैथोड के पीछे क्या लगा देते हैं, एलिमेंट। जब एलिमेंट में सप्लाई देंगे तो क्या करेगा, हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो कैथोड यहाँ से हीट होगा, जब कैथोड हीट होगा तो वहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनों का जनरेशन होता है। तो दूसरा मेथड वो भी होता है। एक तो हो गया आप लोगों ने सोलर एनर्जी क्या करा के इंसिडेंट करा के करा लिया, ठीक। ये सस्ता वाला है, लेकिन अब पता लगा लेबोरेटरी में आप हैं तो वहाँ सनलाइट कहाँ से लाएंगे। उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे फिलामेंट लगा दिया जाता है उसी की जगह पे, और जो फिलामेंट होता है यहाँ से आप ला के इसको सर्किट के एक फिलामेंट लगा देते हैं। इस फिलामेंट से ये कैथोड हीट होता है, हीट होगा तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, इमिशन होगा, ठीक। तो वो कंडीशन आपकी होती है, किसी मेथड से करते हैं, बट दोनों चीज़ें यूज़ की जाती है। हम लोग जब आज की डेट में जो बन रहा है वो सारा फिलामेंट सिस्टम पे होता है, नीचे से कैथोड हीट होता है तब एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो क्या लिख दिया बेटा, टारगेट देखिए, कैथोड कॉन्सिस्ट ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट, consist of a tungsten filament which is coated with coated coated with
ऑक्साइड्स ऑफ बेरियम और स्ट्रांसियम अंडरलाइन कर लीजिएगा, कोटेड विथ ऑक्साइड्स ऑफ बेरियम और स्ट्रांसियम टू easier emission of electron at even low temperature. Even at low temperature. इवन एट क्या लिखा आपने, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है आपका एमिशन आपका करके वहाँ से वो क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं, इवन एट लो टेम्परेचर। ठीक, आगे लिखिएगा, आगे लिखेंगे द फिलामेंट इज, जो फिलामेंट होता है, द फिलामेंट इज सराउंडेड बाई, फिलामेंट इज सराउंडेड बाई मॉलिबेडनम सिलेंडर। ऊपर से एक सिलेंडर लगा देते हैं मॉलिबेडनम का, मॉलिबेडनम सिलेंडर, मॉलिबेडनम सिलेंडर एमओ, मॉलिबेडनम सिलेंडर विच इज़ केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल, which is kept at negative potential, which is kept at negative potential with respect to target, which is kept at negative potential with respect to target. Okay, and target and which is क्या लिखा है, निगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टारगेट, एंड टारगेट इज मेड अप ऑफ, एंड टारगेट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन आर, टारगेट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन आर मॉलिबेडनम, टंगस्टन आर मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम बेटा MOLY, अरे MO से कैपिटल है, स्मॉल ओ से दिखा दो, मॉलिबेडनम मेटल जो है MOLYBDENUM, मॉलिबेडनम विच इज एम्बेडेड इन कॉपर ब्लॉक, विच इज एम्बेडेड EMBEDD, एम्बेडेड इन ए कॉपर ब्लॉक, एम्बेडेड इन ए कॉपर ब्लॉक। अब ये जो डायग्राम बनाया बेटा वो सिंपलेस्ट डायग्राम आपका है, ठीक हो गया, आप समझ लो लिखने का। जब बेटा हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, तो अब चाहे वो सनलाइट इंसिडेंट करा के आपका क्या इलेक्ट्रॉन इमिट हो, या फिलामेंट को हीट करके इलेक्ट्रॉन इमिट कराए किसी भी तरह से, चाहे थर्मियोनिक इमिशन हो या फोटो इमिशन हो, ठीक। तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम इमिट होते हैं, क्योंकि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत लार्ज रखा जाता है। तो यहाँ से क्या करेगा, जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन भी इमिटेड होंगे, वो क्या करेंगे एक्सेलरेट होंगे और वेरी हाई स्पीड से, वेरी हाई एनर्जी के साथ जाके टारगेट से टकराते हैं। टारगेट के यहाँ पे फिर आप क्या हम लोग वाटर जेट लगा देते हैं, जिससे इसकी हीटिंग ओवर हीटिंग ना होने पाए। ओवर हीटिंग को बचाने के लिए वहाँ से वाटर जेट लगा होता है, एक साइड से पानी आता है, दूसरे साइड से वो निकलता रहता है, जिससे टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखी जाए, मेंटेन रखी जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से वाटर जेट से इसके टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, जिससे ओवर हीटिंग, क्योंकि हाई एनर्जी के साथ टकराएगा तो उस केस में यहाँ पे हीटिंग होने लगती है, उस हीटिंग होगा तो मेल्ट कर जाएगा। उस मेल्टिंग को अवॉइड करने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बाहर से वाटर जेट लगा दिया जाता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो ये जो हाई एनर्जेटिक एक्सरे आके एक्सरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम लगाती है, वही एक्सरे के फॉर्मेट से कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा एक्सरे कह लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये कंडीशन आपका होता है, कैसे हम लोग यहाँ से प्रिपरेशन करेंगे, इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे उतना ही वहाँ पे एनर्जेटिक क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट होगा, उतना ही आपका क्या होगा, ज़्यादा साफ आप क्या करेगा, एक्सरे का फॉर्मेशन होता है, ठीक। आगे लिखेंगे, यानी कि इवन जैसे हम लोग 25 10 to 25 इवन इसे 80 किलो वोल्ट तक इंक्रीज कर दिया जाता है, कितना, आपको 80 किलो वोल्ट तक इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, पूछा जाता है कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे।
अब सुनना बेटा, जैसे हमने तो यहाँ से लाइट से आपको दिखाया, ठीक, सोलर रेडिएशन करके। दूसरा तरीका होता है कि यहाँ से जो हमारा लिया गया है क्या, फिलामेंट, अगर फिलामेंट को हम लोग क्या करेंगे, जितना ज़्यादा वहाँ से क्या पास आउट कराएंगे, करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे। करंट बढ़ाएंगे तो हीटिंग क्या करेगा बेटा, किसी भी फिलामेंट, किसी भी कंडक्टर कोई है अगर, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस है और करंट की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो हीटिंग क्या करेगा, बढ़ेगा। और जितना ये ज़्यादा हीट होगा, फिलामेंट जो है हमारे यहाँ पे आपने फिलामेंट लगाया, फिलामेंट जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ही क्या करेगा, कैथोड को हीट करेगा। उसके सराउंडिंग में जो कैथोड होता है, कैथोड जब जितना ज़्यादा हीट होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, निकलेंगे और हाई एनर्जी के साथ निकलेंगे। और जब निकलेंगे और ऊपर से आपने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है तो ये क्या करेगा, उसको एक्सेलेरेट करता है और एक्सेलेरेट करेगा तो जाके यहाँ टकराने के बाद वहीं से हमारा एक्सरे का कन्वर्जन। सो दैट मीन्स जो इंटेंसिटी आपकी एक्सरे की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट टेम्परेचर होता है। तो वहीं नीचे लिख लीजिएगा, द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, ऐसे लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फिलामेंट टेम्परेचर। अगर फिलामेंट टेम्परेचर नहीं दिया गया है, ठीक, तो उस केस में हम लोग कहेंगे लाइट अगर आप इंसिडेंट करा रहे हैं तो इंटेंसिटी आप क्या, इंसिडेंट लाइट। बट जो आज की डेट में यूज़ किया जाता है फिलामेंट के बेस पे ही किया जाता है, क्योंकि आप किसी का पता लगाया, पैथोलॉजी सेंटर है, एक्सरे मशीन लगाया तो सूरज को पूरी जगह के नाम पकड़ाएंगे, ठीक, तो उस केस में फिलामेंट वाला ही यूज़ किया जाता है। लेकिन जब इनिशियली बनाई गई तो उसी के बेस पर बनाया गया था, ठीक है। ये हो गया फिलामेंट टेम्परेचर की डायरेक्टली क्या होता है आपका प्रोपोर्शनल। फिलामेंट टेम्परेचर जितना ज़्यादा आपका क्या होगा रहेगा, उतना ही वहाँ से इमिट होने वाली क्या जो एक्सरे होगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपका क्या होगा, एक्सरे पर यूनिट एरिया से इमिट होगा, ठीक। आगे लिखेंगे, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी, कंट्रोल हेडिंग बना लो छोटा सा, कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी, ORR, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे, R, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे, PENETRATION, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे, ठीक। लिखेंगे आप बेटा, देखिए, द पेनिट्रेशन पावर ROR, क्वालिटी ऑफ एक्सरे, द पेनिट्रेशन पावर R, क्वालिटी ऑफ एक्सरे, quality of X-ray is controlled by varying varying potential difference, अंडरलाइन कर लीजिएगा, varying potential difference between the cathode and anode target, potential difference between the cathode and target। हो गया। अब सुनना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा है, यहाँ आपको 80 किलोवोल्ट तक हम अप्लाई करते हैं, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जेटिक एक्सरे होगा, इंसिडेंट होगा फोटोन, उतना ज़्यादा एनर्जेटिक एक्सरे का जनरेशन होता है। यानी और जितना ज़्यादा एक्सरे ये क्या होगा, एनर्जेटिक जनरेट होगा, हम कहेंगे क्या होगा, उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो लिख लीजिएगा, क्या लिखा बेटा, टारगेट लिखिएगा, लार्जर द पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं टकराने से बेटा, चूँकि यहाँ पे हम लोग वैक्यूम आयन में लो प्रेशर कंटेंट रखते हैं तो माना जाता है यहाँ पे लगभग गैस हमारी कुछ अगर नेग्लेजिबल होते हैं, और जब नहीं होगी तो किसी और दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं तो एनर्जी लगभग कंजर्व मानी जाती है। बाकी प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही होता है, किसी भी सिस्टम को आइडियल हम लोग नहीं मान सकते, बट नाम जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसे हम लोग आइडियल जैसे फिट करते हैं, ठीक। क्या लिखा बेटा, larger the potential difference ठीक, between cathode and target
between cathode and target. Larger is the penetration power of X-ray. Larger is the penetration power of X-ray. Larger is the penetration power of X-ray. Okay. Next I say, on the basis of penetration power, X-ray are of two types. X-ray are of two types. On the basis of penetration power, X-ray are of two types. जो X-ray होता है बेटा उसे दो कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन पावर X-ray आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक, X-ray को दो टाइप में बांट दिया जाता है. ठीक, पहला ऐसा दो कॉलम बना लो बेटा, इस टाइप से आपको बता देते हैं, कंपेरिजन हो जाएगा. एक में लिखो हार्ड X-ray, एक में लिखो सॉफ्ट X-ray. ठीक, पहले वाले में हार्ड X-ray कर लो, दूसरे वाले में सॉफ्ट X-ray कर लो. अच्छा, हार्ड वाले की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा कि सॉफ्ट वाले की जी? अरे हार्ड मतलब कठोर, जो ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाए उसे हार्ड कहोगे ना. चलिए, एक में लिखिए, एक कॉलम में हार्ड X-ray बेटा, दूसरे वाले में कर लीजिए सॉफ्ट X-ray. हार्ड X-ray में लिखिएगा मोर पेनिट्रेशन पावर, मोर पेनिट्रेशन पावर. हार्ड X-ray में लिखेंगे मोर पेनिट्रेशन पावर. सॉफ्ट में लिखिएगा लेस पेनिट्रेशन पावर. लेस या लो, जो भी करो, लेस पेनिट्रेशन पावर. हार्ड वाले में लिखेंगे मोर पेनिट्रेशन पावर और सॉफ्ट वाले में लिखेंगे लेस पेनिट्रेशन पावर. एक में मोर हो गया, दूसरे में क्या हो गया, लेस हो गया. मोर पेनिट्रेशन पावर एंड लेस पेनिट्रेशन पावर हो गया. दूसरा हार्ड X-ray में लिखिएगा मोर फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई होगी तभी एनर्जी ज़्यादा होगी. मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 19 हर्ट्ज. मतलब हार्ड जो X-ray होता है उसमें लगभग आपकी फ्रीक्वेंसी 10 पावर 19 हर्ट्ज के बराबर होता है. और जब सॉफ्ट X-ray की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी 10 पावर लगभग 16 हर्ट्ज के बराबर होता है. ठीक, तो लिखिएगा मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 19 हर्ट्ज. दूसरा उसमें लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 16 हर्ट्ज. ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर कितना, 16 हर्ट्ज. एक में 19 हो गया, दूसरे में कितना हो गया बेटा, 16 हर्ट्ज हो गया. आगे लिखिए आप, अगला लेस वेवलेंथ रेंज. लेस वेवलेंथ रेंज देखिए 0.1 to 4 एंगस्ट्रॉम. हार्ड वाले लिखेंगे लेस वेवलेंथ रेंज 0.1 TO2 4 एंगस्ट्रॉम. ठीक कर लेना बेटा, पूछा जाता है. हार्ड X-ray का वेवलेंथ रेंज कितना होता है, तो 0.1 से लेके कहाँ तक, 4 एंगस्ट्रॉम होता है. ठीक, बड़का 4 बड़का छोटका सब मिला के होता है 4. ठीक, नहीं 0.4 नहीं. अच्छा, 0.4 का छोटका 4 बोलते हैं. बहुत बढ़िया यार. ठीक, तो उस केस में क्या हो गया, 4 मतलब 0.1 से 0.1 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम तक. और उसमें लिखिएगा सॉफ्ट में, अगर सॉफ्ट X-ray है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा. तो लिखिए मोर वेवलेंथ रेंज. लिखिए 4 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम. 4 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम हो गया. 4 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम. ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ X-ray.
प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे जो होता है बेटा बोला जाता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। कितने लोगों ने एक्सरे करा रखा है? कितने लोग अपनी लाइफ में एक्सरे कराए हैं? कराया? आप लोग नहीं कराए? कोई नहीं कराया? आपने कराया? कितने लोगों ने हड्डियाँ तोड़ा अपना? हाँ, तोड़ा कि ऐसे करा लिया? टूटा था, कूद गई थी? हैं? अच्छा, मुँह आया था, डॉक्टर साहब पहला और टेस्ट करते टूटा तो नहीं है। चलिए, आपने तोड़ा पीछे पीछे ऐसे कहे, आज देखते हैं क्या होता है एक्सरे। हैं, चलिए देखिए बेटा, फिलहाल अननेसेसरी जो है आप लोग एक्सरे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें जो भी है, एक्सरे हो चाहे अल्ट्रासाउंड हो चाहे MRI हो चाहे CT स्कैन हो, कुछ भी अगर अननेसेसरी नहीं कराइएगा, ठीक। नहीं, हड्डियाँ तो कमज़ोर नहीं होंगी, बशर्ते जो हमारे सॉफ्ट आर्गन होते हैं अगर बार बार कोई रिपीटेड कराता है तो नुकसानदायक होती है, ठीक। बहुत सारे केसेस में अभी तो रिपोर्टिंग है कि बहुत सारे अगर रेगुलर जो लोग हैं ऐसे कुछ पेशेंट, उनको चांसेस आप क्या कैंसर के भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। हार्मफुल रेडिएशन जब आपकी बॉडी पे, इसीलिए तो क्या होता है आपको ओजोन लेयर से क्या आपकी बेनिफिट होती है, ठीक। तो जो हमारे लिए रेडिएशन हार्मफुल हैं उन्हें क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। और वही रेडिएशन हमारी बॉडी पे क्या की जाती है, इंसिडेंट कराई जाती है। जब इंसिडेंट कराई जाए, बात अलग है कि साइंटिफिकली बड़े कंट्रोल्ड मैनर में कराया जाता है, बट फिर भी नुकसानदायक तो नुकसानदायक है। गोली आपको मारी जाए चाहे स्लो स्पीड में चाहे हाई स्पीड में, कुछ तो नुकसान करेगी, ठीक है। तो वही कंडीशन होता है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक आपको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड इन सब चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, ठीक। आज थोड़ा सा हमारा कल्चर बहुत बिगड़ चुका है, मतलब डॉक्टर साहब लोग जो आप बनने जा रहे हो, ठीक है, वो बड़े कमीशन खोर हो चुके हैं, है ना। मतलब आपके 200, 300, 400 कमीशन के लिए क्या आपको अननेसेसरी क्या दवाएं लिख देंगे, आपको अननेसेसरी क्या टेस्ट लिख देंगे, आपको अननेसेसरी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एंड सो ऑन, ठीक है। रीजन है ना कहीं बेटा वो होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ लग रहा है मैं फिट हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर को कहने दीजिए साहब, ठीक है। आजकल हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, बट दूसरे तरीके से देखा जाए तो गलत भी है। हम जो साइकोलॉजिकली सोचते हैं हमारी बॉडी उसी अनुसार हर काम के लिए एक्टिव होती है, ठीक। जैसे अगर आप सोच के आए कि हमें पढ़ना है तो आप ऑलरेडी कंसंट्रेट हो जाएंगे, नहीं पढ़ना है तो आपको दुनिया भर के डिस्टर्बेंसेस, उधर गाना चल रहा है, इधर बजाना चल रहा है, उधर उस हो रहा है, तो वो सिर्फ आपके दिमाग में क्या होंगे, आते रहेंगे, ठीक। तो हम जिस चीज़ का फोकस करते हैं हमारी बॉडी भी क्या करती है, उससे गार्डिंग हमारे क्या जो भी चीज़ें होती हैं सिक्रेशन बॉडी में वो वैसा ही होता है, ठीक। तो अगर आप क्या करेंगे, ठीक है, फिट हैं, आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अननेसेसरी डॉक्टर कहता है तो भी भैया कोई दिक्कत नहीं है। लोग जैसे होता है ना आजकल प्री टेस्ट कराते हैं, फुल बॉडी चेकअप, ठीक। फुल बॉडी क्या होता है, चेकअप जो करा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक हमारे कहीं ऐसा ना कुछ हो रहा हो, ठीक है। एक पॉइंट आप इसे देखा जाए तो ठीक है भाई, आप अगर कुछ हो रहा है तो इनिशियल स्टेज में आपको पता चलेगा तो आप उसका ईजी वे में एक्वायर कर लेंगे, ठीक। लेकिन अगर आपको हो सकता है जो माइन्यूट आपको प्रॉब्लम है वो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली मैनेज कर ले, लेकिन जब जान जाएंगे ना तो बिना मेडिसिन लिए फिर आपका क्योर पॉसिबल नहीं है। जैसे होता है ना फीवर वगैरह, नॉर्मल आप सोच लो फीवर होता है, अगर आपने दवा नहीं खाए तो भी बॉडी धीरे धीरे वो क्या कर लेती है, बहुत ज़्यादा नहीं है तो मेंटेन कर लेती है। पेन होता है आप थोड़ा रेस्ट कर लेते हो तो फिर क्या होता है, रिकवर हो जाता है ना। अब पता है आप रोज़ दवाएँ खा के अगर उसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, फिर बिना दवा के रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बॉडी में भगवान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, प्रकृति ने ऐसा कुछ बना रखा है कि आप जैसा करेंगे वो, अगर आपको कह दीजिए आपको कैंसर है, देखिए कल से ना आप सूख जाइए तो, है ना, ठीक। और अगर आपको नहीं मालूम है, भले से है भी, तो बड़े तब तक मतलब फिट रहेंगे जब तक वो मेजर नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिकल, बट ये है कि कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है भाई। आप इनिशियल स्टेज में अगर आपको कोई चीज़ पता चल गया तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया तो आप पूरा कर जाएगा। तो ये है, बट अगर आप टेस्ट कराएंगे तो कुछ ना कुछ तो फॉल्ट मिलेगा। जैसे अभी आप फिट हो, अब जब आपके टेस्ट कराओ देखो ना कुछ रिपोर्ट ज़रूर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, फिर आप लोग डॉक्टर बनिएगा तो ईमानदार वाला बनिएगा, है ना। जहाँ ज़रूरत होगी वहीं भी लिखिएगा, है ना, ठीक। वैसे भी डॉक्टर इतना कमा लेता है उससे बहुत ज़्यादा, है ना, बट
लोग सोचते हैं कि आज डॉक्टर बने, अगले साल हमारी हवेली क्या हो, बस्ती में सबसे बड़ी दिखनी चाहिए। तो लोग दूसरे की क्या किडनी और क्या पता नहीं क्या क्या निकालना शुरू कर देते हैं। चलो देखो बेटा, ऐसा नहीं करेंगे ना, ईमानदारी से करेंगे। हैं, चलो लिखिए बेटा। पापा जी यहाँ एक्सरे लिख रहे थे, लिखिए एक्सरे आप electromagnetic waves, X-ray are electromagnetic waves with wavelength range, X-ray are electromagnetic waves with wavelength range 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100। पूरा रेंज ले लेंगे, जैसे हम लोगों ने जब यहाँ पे लिया था तो जीरो हार्ड वाले 0.1 से लेके कितना 4 कितना लिया था आपने 4 एंगस्ट्रॉम लिया था, और यहाँ पे लिया था 4 एंगस्ट्रॉम से कितना 100 एंगस्ट्रॉम। तो रेंज कहाँ से 0.1 से लेके कहाँ तक हो गया भाई, दोनों मिला के 100 हो गया ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ वेवलेंथ रेंज 0.1 टू 100 एंगस्ट्रॉम। हो गया, ठीक। दूसरा लिखिएगा, एक्सरे कैरी मच मोर एनर्जी, एक्सरे कैरी मच मोर एनर्जी मतलब हाई एनर्जेटिक होती हैं। जो विजुअल लाइट होता है उसकी तुलना में एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एंड इट इज मेजर्ड इन रैंडजन, उन्होंने यूनिट दिया था बेटा रॉन्टजन, RONTGEN रॉन्टजन ऑब्जर्व किया था, तो अपने नाम की बेस पर उसकी यूनिट दे दिया था, ठीक। मेजर्ड इन रॉन्टजन हो गया। नेक्स्ट लाइन, इन फ्री स्पेस दे ट्रेवल, इन फ्री स्पेस दे ट्रेवल in a straight line, they travel in a straight line with a speed equal to speed of light, with a speed equal to speed of light। कितने स्पीड से बेटा, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से चलता है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वैक्यूम में सबकी स्पीड लाइट की बराबर होती है, ठीक। कलर पेन से लिख लिया तो टिक कर लीजिएगा, स्पेशल इसका जो है एक्सरे, क्या इसमें कोई चार्ज कैरी करता है, लिखिएगा एक्सरे कैरी नो चार्ज, एक्सरे कैरी नो चार्ज, अंडरलाइन कर लेना बेटा, एक्सरे कैरी नो चार्ज, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, they are not deflected in electric and magnetic field, so they are not deflected in electric and magnetic field। क्योंकि चार्ज नहीं है बेटा, ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा ना तो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, तो इसलिए वो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इसमें फील्ड, एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, for propagation, they do not require any medium for propagation, ओके। उनके प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दे नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। आगे लिखिएगा, ये भी कलर पेन से लिख लीजिएगा। जो लेड होता है बेटा ना, वो बेस्ट एब्जॉर्बर होता है किसके लिए, एक्सरे का। बोला जाए बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे इज, तो हम लोग बोलते हैं बेटा लेड, तो लिख लीजिएगा लेड इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे, हाँ, लेड इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे। चलिए, और जो डिफ्रैक्शन आपका होता है वो ब्रैकेट से क्वेश्चन के बेस में हम लोग इसकी भी डिफ्रैक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है। यह लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक। नीचे लिख लीजिएगा
द डिफ्रैक्ट लिखिए एक्सरे will be diffracted X-ray will be diffracted by the crystals according to Bragg's equation बेटा according to Bragg's equation हो गया। किससे अकॉर्डिंग बेटा? अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ से डिफ्लेक्शन आपका ये शो करते हैं। ठीक, आगे लिखिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिखो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, हेडिंग बना लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। देखिए एक्सरे आर एब्जॉर्ब्ड, when they incident on a substance, किसी सब्सटेंस पे जब उसको इंसिडेंट किया जाता है बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, when they incident on a substance। ठीक, लिखिएगा द इंसेंट, अगर मान लो ऐसे ले लेते बेटा, किसी मटेरियल पे अगर हमें इंसिडेंट कराते हैं तो उस केस में उसका इंटेंसिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जब एब्जॉर्ब करेगा तो जो इमिटेड एक्सरे होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक, इसी वजह से देखिए आप फोटोग्राफी जो प्लेट होता है ना, ठीक, तो वो इंटेंसिटी क्या कर देता है, आपको रिड्यूस कर देता है। क्या करता है, जो इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है जैसे क्या आपको किसका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो रेडिएशन जो होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक, तो उस केस में बट अगर आपको क्या एक्सरे प्लेट वगैरह का यूज़ करते हैं तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई बेटा जिस दिन सर जिसमें दर्द लगता है तो लगने के पहले नहीं खाते हैं, लगने के बाद नहीं खाते हैं, जब तक लगा रहता है। तो अभी नया ही नहीं चल रहा है जी, सूख हुआ। इसको लगा के फिर से वापस देखिए। और अगर थिकनेस का कोई मटेरियल है, यहाँ से एक्सरे आई, इंटेंसिटी आई, और यहाँ से इमिटेड जो है उसको मान लो आई डैश है, जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को हम लोग क्या ले लिए, आई, और जो इमिटेड है उसे क्या कर लिया, अभी आई नॉट ले लो, जो इमिटेड है उसे आई ले लीजिए। ठीक, इंसिडेंट है, इंसिडेंट एक्सरे, और ये इमिटेड एक्सरे या ट्रांसमिटेड भी कह लेते हैं। ठीक, अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी थिकनेस आपको यक्स है। ठीक, क्या है, यक्स है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो लिख लीजिएगा, ऐसे बना लो अभी। अगर एक्सरे आपकी इंसिडेंट हो रही है, जैसे यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, हमारा एक्सरे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक, ये इंसिडेंट एक्सरे और ये हमारा इमिटेड एक्सरे। ठीक, तो जो इमिटेड इंटेंसिटी होगी वो हमेशा इंसिडेंट इंटेंसिटी से क्या रहेगा, लेसर होता है, कम होता है। तो लिख लीजिएगा इमिटेड कर दो, इमरजेंट करो, ज़्यादा बढ़िया टर्म रहेगा बेटा। ठीक, हाँ, इसको इमिटेड मत करो, इमिटेड मतलब कहीं से निकलना होता है जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। इमरजेंट करो मतलब ये आया और उसके बाद क्या हो रहा है, वहाँ से रिलीज हो रहा है, तो थोड़ा सा टर्म्स और बेटर हो जाता है। इमरजेंट कर दो, इमरजेंट एक्सरे मतलब जो इंसिडेंट हुआ था उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हुआ, जो बचा वो रिमेनिंग इमर्ज कर गया। ठीक है, उसी को इमरजेंट कह लीजिए।
हो गया, बन गया। लिखिए द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट एक्सरे, द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट एक्सरे is always lesser than incident X-ray. Intensity of incident X-ray always lesser than intensity of incident X-ray. Always lesser than intensity of incident X-ray. Intensity of Incident X-ray. Always lesser than intensity of incident X-ray. हो जाएगा। एंड इट इज़ गिवन बाय रिलेशन, देखिए आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस म्यू इंटू एक्स, आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस म्यू इंटू एक्स, आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस म्यू इंटू एक्स के बराबर हो जाता है बेटा। म्यू हो गया, इसी का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं, और एक्स जो है थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम है, लिख लेना। और अगर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड एक्सरे पूछा जाए कितना एब्जॉर्ब हुआ वो भी लिख लो। एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड एक्सरे, एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा बेटा? इंसिडेंट वाला आई नॉट है और इमर्जेंट वाला आई है, आई नॉट माइनस क्या आई हो जाएगा ना। अरे भाई आपने 1000 रुपये लेके मार्केट गए, 500 रुपये क्या 700 रुपये आप बचा के आए, कितना खर्च किए? 300, वही हुआ ना। कंडीशन यहाँ पे होगा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड एक्सरे, आई डैश की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट माइनस कितना आई। अब आई नॉट माइनस आई की वैल्यू है बेटा आई नॉट ई के पावर माइनस में इंटू एक्स। देखो आई नॉट कॉमन होगा, 1 माइनस ई के पावर माइनस में इंटू एक्स, ये एब्जॉर्ब्ड एक्सरे की वैल्यू होगी। कितना उसमें से इंटेंसिटी उसकी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब एक्सरे यहाँ से मिल जाता है, लिख लीजिएगा। आई नॉट है जो भी इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही है वो तो सोर्स से आने वाली है। जैसे मान लो बल्ब से लाइट आई, अब लाइट आप तक पहुंची, आपसे क्रॉस करके इधर जा रही, तो आपसे कितना क्रॉस करके इधर गई, ठीक, उसकी वैल्यू क्या चेंज होगी वो रिलेट करते हो। तो वहाँ से जो भी आ रहा है वो तो आपको डिफिनिट है सोर्स पे, ठीक, वो तो सोर्स के द्वारा हमें ऑब्टेन होगा, ठीक। तो इस केस में लिख लीजिएगा वेर लिखिएगा म्यू है बेटा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, म्यू इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, म्यू है बेटा कौन सा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ABSORPTION एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एंड यक्स क्या होगा थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, यक्स को हम लोग क्या लेते हैं बेटा थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। हो गया। चलिए समझ गया। तो ये केस आपका होता है बेटा जहाँ से मेनली अब कभी कभी बनता है कि एक्सरे का टाइप तो कॉन्टीन्यूअस एक्सरे आप ले लेते हैं, कौन सा कॉन्टीन्यूअस एक्सरे, ठीक, तो उसमें फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई जब हम लोग क्या उसके कॉन्टीन्यूअस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से पुटअप होने वाला नहीं, नाम लिख लीजिए टाइप्स ऑफ एक्सरे। देखिए एक्सरे आर अगेन कैटेगराइज इन फॉलोइंग टाइप्स, नाम खाली नोट कर लो बेटा और कुछ पूछा नहीं जाना है, ठीक। फॉलोइंग टाइप्स, पहला कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, और कौन सा कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। एक लाइन इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, देखिए इफ कॉन्टिन्यूअस एक्सरे लिख लो बेटा,
if electron passes close to the if electron passes close to the positive nucleus close to the positive nucleus of atom close to the positive nucleus of atom okay. The electron is deflected from the original path and the loss of energy of electron during de-acceleration, मतलब पाथ चेंज हो रहा है तो डीएक्सलेट वहाँ हो रहा है, ड्यूरिंग de-acceleration is emitted in the form of X-ray and it is called continuous X-ray. It is called continuous X-ray. उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा, continuous X-ray कह देते हैं, ठीक। आगे लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, कंटिन्यूअस एक्सरे कह लेते हैं बेटा, ठीक। आगे लिख लीजिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। एक मिनट रुको, अब या तो कहीं डिटेलिंग कराएं तो टाइम बहुत पुटअप होता नहीं है। छोड़ दीजिए सर, नहीं पुटअप होता, टाइम उतना भी कहाँ बचा है, वही बात है ना। चलिए इतना रह दीजिए थोड़ी, ठीक। जो पूछना हो यही पूछिएगा। स्टार्टिंग वही होता है, सॉफ्ट एक्सरे क्या होता है, हार्ड एक्सरे क्या होता है, उसका जनरेशन कैसे होता है, ठीक। अब अगर बहुत डीप में जाते हैं तब फिर अंदर जाते हैं, वो नहीं के बराबर पता 10-5 साल में एक आध बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे कर लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे खत्म हो जाए। एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे जल्दी करिए, ये चैप्टर आज ख़त्म हो जा रहा है बेटा। हाँ, अब कल कहिए इसके आगे वाला कर दे, नहीं तो उधर शुरू कर दे, थ्योरेटिकल है फिर पढ़ा देंगे लास्ट में, चलते चलते हैं, ठीक। एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरे, ठीक। एसएचएम तो पढ़ाया नहीं है आप लोग को, आपको एसएचएम नहीं हुआ है कि हो गया? चलिए उसी समय शुरू होगा फर्स्ट वाला तो सही। देखिए एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे लिखिएगा, पहला इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वही शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक यूनिट है यहाँ से बहुत, या तो कहीं कंप्लीट कर दें। इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दूसरा इन मेडिकल साइंस, आप हड्डी उड्डी तोड़ के जाते हैं, इन मेडिकल साइंस। इन आर्ट, कला में भी इसका यूज होता है। इन आर्ट द चेंज अकरिंग इन ओल्ड ऑयल पेंटिंग कैन बी एग्जामिन्ड बाई एक्सरे। ऑयल पेंटिंग कैन बी एग्जामिन्ड बाई एक्सरे, कैन बी एग्जामिन्ड बाई क्या हो गया, एक्सरे। बाकी आपकी जो बिल्डिंग और जॉइंट्स में जैकिंग वगैरह होता है वो चीज़ें इसके बीच हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वही मेडिकल में ही आ जाता है। चलिए ये हो गया बेटा जो यहाँ से पूछा जाना है फिलहाल, बाकी कल शुरू किया जाता है। तो कल क्या है, इसके आगे वाला कर रहे हैं इसी समय कि फिर? चलिए नेक्स्ट यूनिट है उसको भी कंप्लीट